Hello everyone, welcome to Civil Staff teaching exam. So my name is Lisha and today we are going to study the topic of human eye and the colorful world, which is one of the topic of HP TAT non-medical physics. ठीक है, HP TAT non-medical physics का एक टॉपिक है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, तो उसको आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ कंटेंट रहने वाला है वो रहने वाला है, एक तो ह्यूमन आई क्या है ना, ह्यूमन आई के वेरियस पार्ट्स, उसके फंक्शंस, एंड देन फाइनली वी विल मूव ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई, है ना। फार पॉइंट क्या है, नियर पॉइंट क्या है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, रेस बायोपिया, कैटरेक्ट, एस्टिग्मेटिज्म, ये आज के हमारे क्या रहने वाले हैं, टॉपिक ऑफ कंटेंट्स रहने वाले हैं। मतलब हमने आज के टॉपिक्स में ये सब पढ़ना है, ठीक है। तो हमने स्टार्ट करना है ह्यूमन आई से एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। यू नो दैट वी आर एबल टू सी दिस कलरफुल वर्ल्ड बिकॉज ऑफ आवर आईज। अगर हमारी आईज ही नहीं होंगी तो वी कैन नॉट सी दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, है ना। तो ह्यूमन जो आई है उसके अंदर कितने पार्ट्स हैं और हर पार्ट का क्या क्या फंक्शन है, ये आज हम स्टडी करने वाले हैं। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको इन पार्ट्स के कुछ पार्ट्स के फंक्शन हो सकता है पता भी हो, बट फॉर श्योर यू ऑल आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू इन टुडेज क्लास। बी अटेंटिव, हैव अ नोटबुक एंड पेन विद यू, ठीक है। नोट करना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, क्लियर, ओके। तो ये ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो ब्लॉक, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये किस चीज का डायग्राम है, ये आपकी ह्यूमन आई का डायग्राम है। मतलब जो इतनी छोटी सी आई दिखती है बाहर हमें, वो कैसी दिखती है, वो ऐसी होती है। बायोलॉजिकली देखोगे तो वो ऐसी दिखती है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो आई है उसमें क्या क्या पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो आउटर लेयर होती है विच इज नोन एज स्क्लेरा, ठीक है, यहाँ मेंशन्ड है स्क्लेरा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कॉर्निया होती है, जनरली बुक्स में इस साइड बनाई होती है आई, है ना, तो ये उस साइड बनाई हुई है, डजंट मैटर, फर्क तो क्या ही पड़ता है उस चीज से, है ना। तो उस साइड जो है दैट इज दिस इज योर कॉर्निया। कॉर्निया के बाद यहाँ एक लिक्विड आता है, इस लिक्विड को क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आती हैं, सिलरी मसल्स आती हैं जो हमारे आई लेंस को पकड़ के रखती हैं। फिर हमारे पास आई लेंस आता है, देन कम्स आइरिस, आइरिस के बाद प्यूपिल, ठीक है। प्यूपिल के बाद हमारा डबल कन्वेक्स लेंस, डबल कन्वेक्स लेंस के बाद हमारा यहाँ पे एक लिक्विड आता है विच इज नोन एज विट्रस ह्यूमर, है ना। अभी आपको लग रहा है मैम सिर्फ नाम लिए जा रहे हैं, ऐसा करते हैं, अभी मैंने सिर्फ आपको पॉइंट्स के नाम बताए, मैं वन बाय वन आपको वहां से उसको गो थ्रू करवाती हूँ, ठीक है। वन बाय वन आई विल मेक यू गो थ्रू दैट दोज पॉइंट्स। जस्ट अ सेकेंड, let me add one blank slide, ओके। सो देखिए जो आपकी ह्यूमन आई है, कुछ अगर मैं बनाऊं इस तरह से, ये हमारी ह्यूमन आई है, ये बिल्कुल जूम्ड वर्जन मैंने आप लोगों को दिखाया है। ये जो आउटर लेयर होती है, जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, दिस इज नोन एज स्क्लेरा, इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्लेरा बोलते हैं। जो आपका व्हाइट व्हाइट पोर्शन है बेसिकली दैट इज योर स्क्लेरा। फिर यहाँ पे ये जो आउटर बल्ज पार्ट है, ये ट्रांसपेरेंट पार्ट, आपकी आई में सबसे पहले क्या आता है, एक ट्रांसपेरेंट पार्ट आता है जो जहाँ पे हमारी मेजर रिफ्रैक्शन होनी है, जहाँ पे हमारी क्या होनी है, मेजर रिफ्रैक्शन होनी है। आउटर ट्रांसपेरेंट पार्ट वेयर मेजर रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, दिस लेयर इज नोन एज कॉर्निया। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। और फंक्शंस अभी आप साथ साथ लिखना चाहे तो आप साथ साथ भी लिख सकते हैं, वरना आप आगे की स्लाइड्स में देखेंगे कि मैंने फंक्शन अलग से भी मेंशन किया हुआ है, बट दोज हु आर मेकिंग नोट्स वो यहाँ से बहुत अच्छे से बना सकता है कि कॉर्निया क्या है, आउटर बल्ज पार्ट है, ठीक है। कॉर्निया क्या है, आउटर ट्रांसपेरेंट पार्ट है जहाँ पे मेजर रिफ्रैक्शन होती है। इसके बाद कॉर्निया के बाद यहाँ पे आता है एक लिक्विड, इस लिक्विड को बोला जाता है एक्वस ह्यूमर। जो आपके टीयर्स होते हैं, है ना, वो एक्वस ह्यूमर की वजह से ही होते हैं, एक्वस ह्यूमर जो आपके आंसू आते हैं, है ना। और यहाँ पे एक्वस ह्यूमर में भी क्या होता है, रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, एक्वस ह्यूमर में भी रिफ्रैक्शन होता है, क्लियर है। फिर यहाँ पे हमारे पास आता है, जैसे ये लेंस है, लेंस को होल्ड करती हुई कुछ मसल्स होती हैं, और इससे पहले यहाँ पे एक
पतला सा डायाफ्राम आता है जिसको हम बोलते हैं आइरिस। आपका देखो क्या होता है, आपकी आई में पहले व्हाइट पोर्शन है, दिस इज क्लेरा, ये बात तो सबको क्लियर हो गई। फिर हमारी आई में वो जो ब्लैक पोर्शन, किसी किसी का वो जो मतलब ये आई है, अगर ये अगर आई है तो ये व्हाइट पोर्शन क्लेरा, ये जो गोल सा व्हाइट ब्लैक पोर्शन, किसी का ब्लैक, किसी का ब्राउन, किसी का ग्रे, किसी का ग्रीन, किसी का ब्लू, जो भी है वो किसकी वजह से होता है, आइरिस की वजह से होता है। इट इज द आइरिस विच डिसाइड्स द कलर ऑफ आई। आई का कलर क्या होगा ये कौन डिसाइड करता है, ये आइरिस डिसाइड करता है। मतलब जिस कलर का आपका आइरिस होने वाला है उसी कलर का आपका ये आई बॉल होने वाला है। बेसिकली ये जो बॉल है ये उसी कलर की होने वाली है जिस कलर का आपका आइरिस होने वाला है। क्लियर है ये बात, सबको क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। अब आइरिस के बाद क्या आता है, आफ्टर आइरिस कम्स यहाँ पे एक छोटा सा होल। अगर आप अपनी आई को अच्छे से देखोगे, अगर ये व्हाइट पोर्शन है, ये ब्लैक पोर्शन है, इस ब्लैक के अंदर भी छोटा सा एक ब्लैक होल होता है। इस ब्लैक होल के अंदर भी एक छोटा सा ब्लैक होल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट, प्यूपिल। अब प्यूपिल का काम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्यूपिल। देखो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे जब आप बाहर धूप में खेलने जाते हो, ठीक है, बाहर सनलाइट बहुत ज़्यादा है, आप धूप में खेलने गए हैं ना, तो क्या होता है कि बाहर सनलाइट की वजह से सन की रेडिएशंस बहुत हाई है, इंटेंसिटी बहुत हाई है सन रेडिएशंस की, राइट। तो क्या होता है अब आपकी आई जो है ना वो लिमिटेड नंबर ऑफ रेज को ही संभाल सकती है। ऐसे नहीं कि कितनी भी लाइट आपकी आंखों के अंदर आ जाए, कितनी भी वो कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि कितनी भी लाइट अगर आएगी ना तो आपकी आई का रेटिना ही डैमेज हो जाएगा और आपको परमानेंटली दिखना ही बंद हो जाएगा। सो योर आई कैन टॉलरेट ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ लाइट। लिमिटेड अमाउंट ऑफ लाइट को ही आपकी आई जो है वो टॉलरेट कर सकती है। अगर उससे ज़्यादा लाइट आएगी तो आपकी आई टॉलरेट नहीं कर पाएगी। तो उसके लिए नेचर ने हमारे अंदर बनाया है प्यूपिल। प्यूपिल क्या है, वो छोटा सा होल है जो नंबर ऑफ रेज को कंट्रोल करता है। सपोज हमारी आई में 100 रेज अलाउड है, भाई 100 जा सकती हैं। अब आप सनलाइट में गए, आसपास नंबर ऑफ रेज बहुत ज्यादा है, 1000 रेज है, 1000 की 1000 थोड़ी अंदर भेजेगा, वो अपना साइज छोटा कर लेगा ताकि अगर हर जगह से भी रे आ रही हो ना तो टोटल 100 ही जा पाए। वो अपने साइज को क्या कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा। किसकी हेल्प से एडजस्ट करता है वो अपने साइज को, प्यूपिल आइरिस की हेल्प से। किसकी हेल्प से एडजस्ट करता है, आइरिस की हेल्प से। तो प्यूपिल अपने साइज को छोटा कर लेगा ताकि अगर मैं 100 लाइट ही मेरी आईज झेल सकती हैं तो वो 100 लाइट रेज को ही अंदर जाने देगा, ठीक है। तो बेसिकली इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। अब जब आप खेल के दोबारा अंदर जाओ अपने कमरे में, अब कमरे में तो इतनी लाइट रेज नहीं है ना, कमरे में इतनी रोशनी थोड़ी है जितनी एक सन दे पा रहा है ना। तो अब क्या होता है, आपको धुंधला धुंधला सा या ब्लैक ब्लैक दिखाई देने लग जाता है, एकदम से क्लियर विजन नहीं आता। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि व्हेन यू आर गोइंग टू एंटर द रूम, अभी प्यूपिल का साइज भाई छोटा है, अब अंदर नंबर ऑफ रेज कम हो गई है तो प्यूपिल के साइज को बढ़ना पड़ेगा। अब प्यूपिल के साइज को बड़ा होने में ही टाइम लग जाता है और जब तक वो बड़ा नहीं होगा तब तक उतनी नंबर ऑफ रेज नहीं हमारी आंखों में जाएगी जितनी हमारी आई को एक्चुअली चाहिए। हमारी आई को जितनी एक्चुअली नंबर ऑफ रेज चाहिए, जब तक वो उतनी अंदर जाएंगी नहीं तब तक आपको क्लियर विजन नहीं आएगा। क्लियर। तो प्यूपिल टेक सम टाइम टू एक्सपैंड टू गेट बैक टू इट्स नॉर्मल साइज। तो इसीलिए उसको टाइम लगता है और इसीलिए आपको ब्लर्ड विजन आता है कुछ टाइम तक। अब जैसे ही प्यूपिल बड़ा हो जाएगा फिर आपको विजन जो है आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर। सो इट इज द प्यूपिल विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। आई गेस हर एक पार्ट का फंक्शन जो अभी तक मैंने बताया है वो आप सबको क्लियर होगा। सबसे पहले मैंने कॉर्निया बताया है, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट पार्ट है, यहाँ पे मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होती है। फिर मैंने एक्वस ह्यूमर बताया है। एक्वस ह्यूमर में क्या बताया मैंने आपको, एक्वस ह्यूमर में मैंने आपको बताया है कि ये हमारा लिक्विड है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होती है और टीयर्स भी इसी की वजह से होते हैं। फिर कम्स दी आइरिस। आइरिस हमारे आई को कलर प्रोवाइड करता है, ये बात भी आपको क्लियर है। प्लस आइरिस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करने का भी काम करता है, ये बात भी क्लियर होनी चाहिए। एंड प्यूपिल क्या है, ये जो ब्लैक होल है, ब्लैक के अंदर भी जो छोटा सा ब्लैक होल होता है वो प्यूपिल होता है। प्यूपिल क्या करता है,
इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। हमारी आई में कितनी लाइट जाएगी वो कौन संभालेगा? वो प्यूपिल संभालेगा। ठीक है, आई गेस यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी होगी तो यू कैन आस्क अगेन इन द कमेंट बॉक्स। क्लियर? आप लोग पूछ सकते हैं अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो। अब इसके बाद हमें क्या दिख रहा है? इसके बाद हमें दिख रहा है कि लेंस है ना। इसके बाद हमें क्या दिख रहा है? लेंस है। अब लेंस कैसे है? देखिए, इसके बाद हमें लेंस दिख रहा है। अब लेंस का क्या फंक्शन है? यहाँ पे जो लेंस है, लेंस का फंक्शन होता है रिफ्रैक्शन का। पहली बात ये रिफ्रैक्ट तो करेगा। देखो ऑलमोस्ट जितने भी पार्ट्स है ना यहाँ पे, उनका काम रिफ्रैक्ट तो करना है ही। रिफ्रैक्ट क्या करना है? बेसिकली लाइट रेस को कन्वर्ट करवाना है भाई रेटिना पे। व्हाट इज रेटिना? अभी रेटिना समझ आएगा। मतलब लाइट रेस को अल्टीमेटली कन्वर्ज कराना है रेटिना पे, तब जाके आपको कोई चीज दिखाई देगी। अगर लाइट रेस रेटिना पे कन्वर्ज नहीं होंगी तो आपको लाइट दिखाई, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। तो लेंस का फंक्शन क्या है? लेंस का फंक्शन भी कन्वर्ज द रेज ऑफ लाइट ऑन रेटिना। क्लियर? अब क्योंकि देखिए जो सिलरी मसल्स है, यहाँ मैंने मसल्स दिखाई हैं, सिलरी मसल्स। व्हाट आर सिलरी मसल्स? ये वो मसल्स होती हैं जो लेंस को होल्ड करके रखती हैं। लेंस, आप देखो, आपने दूर का देखना होता है, आप अपनी आंखों को कैसे छोटा छोटा कर लेते हो। आपने पास का देखना होता है, बहुत पास का, आप अपनी आंखों को कितना बड़ा कर लेते हो। तो बेसिकली जब आप अपनी आंखें छोटी या बड़ी कर रहे हो, आप अपनी लेंस की पोजीशन को एडजस्ट कर रहे हो। आप लेंस को छोटा या बड़ा कर रहे हो, तो उसको छोटा या बड़ा होने में कौन हेल्प करता है? कौन हेल्प करता है? सिलरी मसल्स। जब उसे दूर का देखना है तो लेंस एक्सपैंड होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा या जो भी होगा, या उसे पास का देखना है आई को, तो लेंस कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सपैंड होगा, वट एवर इट इज गोइंग टू बी। हु इज गोइंग टू हेल्प द लेंस? सिलरी मसल्स इज गोइंग टू हेल्प द लेंस। सिलरी मसल्स हेल्प करेंगी लेंस को छोटा बड़ा होने में। मतलब आप कह सकते हो छोटा बड़ा, मतलब पास का या दूर का देखने में लेंस को कौन हेल्प करता है? सिलरी मसल्स हेल्प करती है। और ये जो लेंस है कोई ग्लास का बना हुआ लेंस नहीं है, इट इज अ जेली लाइक मटीरियल, मसल का बना हुआ है बेसिकली। ठीक है, जेली लाइक मटीरियल है। ठीक है, तो आई गेस सबको क्लियर होगा यहाँ तक कि लेंस का फंक्शन है, ठीक है, रेज ऑफ लाइट को रेटिना पे कन्वर्ज करना है। प्लस इसमें उसकी मदद कौन करेगा? उसकी मदद करेंगी सिलरी मसल्स। बेसिकली लेंस हमें पास का या दूर का देखने में हेल्प करता है, तो सिलरी मसल्स भी उसमें हेल्प करती हैं लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में, मतलब पावर को एडजस्ट करने में। बड़ा होना है, छोटा होना है, जो भी होना है, उससे उसकी फोकल लेंथ चेंज होगी, तो पावर चेंज करने में कौन हेल्प करता है? सिलरी मसल्स हेल्प करती हैं। अब जब हम बूढ़े हो जाते हैं 40 के बाद, है ना, कहते हैं ना दूर और पास दोनों का चश्मा लग जाता है। क्यों? क्यों लग जाता है? दूर का भी पास का भी क्यों साथ लगता है? क्योंकि व्हेन यू गेट ओल्ड योर सिलरी मसल्स बिकम्स वीक। आपकी जो मसल्स हैं वो वीक हो जाती है और वो अपनी क्षमता खो देती हैं, लेंस को बड़ा या छोटा करने में वो हेल्प नहीं कर पाती है। अब जब लेंस ढंग से बड़ा या छोटा नहीं हो पाएगा तो वो दूर का या पास का अच्छे से नहीं देख पाएगा। इसीलिए when you get old your ciliary muscles get weak, then there is a problem in viewing the things which are lying either closer or far away. ठीक है, तो हमें दिक्कत आती है उन चीजों को देखने में जो चाहे हमारे पास पड़ी हैं चाहे हमसे दूर पड़ी हैं। यहां तक अब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है सो यू कैन आस्क योर प्रॉब्लम। क्लियर? ओके, सो सिलरी मसल्स का काम क्या है? सिलरी मसल्स का काम है आई लेंस को एडजस्ट करने में हेल्प करती हैं।
ओके, सो नाउ इसके बाद हमने क्या पढ़ना, इसके बाद अब यहाँ पे जो लिक्विड आता है उसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, जो शॉक एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, प्लस रिफ्रैक्शन का काम तो है ही यहाँ पे उसका। और यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन आ जाती है विच इज नोन एज रेटिना। अब रेटिना क्या है, रेटिना जिसको आंख का पर्दा भी बोलते हो आप, आंख का पर्दा बोला जाता है इसको। रेटिना क्या है, वो स्क्रीन है जहाँ पे इमेज बनेगी। अब अगर किसी भी बंदे की रेटिना पर इमेज नहीं बन रही है ना, रेटिना से पहले बन रही है, मतलब देखो इमेज कब बनती है, इमेज बनती है जब रेज ऑफ लाइट कोइंसाइड करती है, जब रेज ऑफ लाइट मीट करती है वहां पे इमेज बनती है। अब अगर सपोज कर लो रेज ऑफ लाइट इंस्टेड ऑफ रेटिना पहले मीट कर गई, या मीट ही नहीं कर रही, उनको पीछे जाके मीट करना था यहाँ, लेकिन वो यहाँ से इसको क्रॉस करके तो जा नहीं सकती है ना, तो मतलब रेज ऑफ लाइट मीट नहीं कर रही इन शॉर्ट रेटिना पे, चाहे वो पहले कन्वर्ज कर रही है या वो बाद में, वट एवर इट इज। मतलब जब रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज नहीं कर रही है, दे आर नॉट मीटिंग ए रेटिना, तो आपका विजन ब्लर्ड हो जाएगा। आपका विजन कैसा हो जाएगा, ब्लर्ड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इट इज, देखिए जो हमारी रेटिना होती है ना, रेटिना एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स, वन इज द रोड शेप सेल्स एंड सेकेंड इज द कॉन शेप सेल्स। ठीक है, दो तरह के सेल्स होते हैं इसके पास, रोड शेप्ड एंड कॉन शेप्ड। अब रोड शेप्ड क्या है, रोड शेप सेल्स जो होते हैं वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। किसको कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, कॉरेस्पॉन्ड टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मतलब अगर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा तो आपको अच्छा विजन देंगे। मतलब अगर किसी के अंदर नंबर ऑफ रोड शेप सेल्स ज्यादा है ना, अगर किसी भी एनिमल के अंदर या ह्यूमन के अंदर रोड शेप सेल ज्यादा है, इट मीन्स वो अंधेरे में भी बहुत अच्छा देख पाएगा, जैसे कैट देख पाती है, चीता देख पाता है। क्यों, क्योंकि उनके अंदर नंबर ऑफ रोड शेप सेल्स आर वेरी हाई। तो जिन भी एनिमल्स ह्यूमंस के अंदर रोड शेप सेल ज्यादा होंगे तो क्या होगा, वो रात को भी बहुत अच्छा देख पाएंगे, क्योंकि वो कम इंटेंसिटी को भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ रोड शेप सेल ज्यादा है। एंड कॉन शेप सेल्स वो होते हैं विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू कलर ऑफ लाइट। मेरे को ये दिख रहा है कि ये रेड कलर है, कैसे दिख रहा है, क्योंकि मेरे अंदर कॉन शेप सेल्स हैं। अगर मेरे अंदर कॉन शेप सेल्स नहीं होंगे, आई वॉन्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये कौन सा कलर है। अगर मेरी आईज के अंदर कौन शेप सेल्स मिसिंग होंगे, सो आई वॉन्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई ये कौन सा कलर है, ये कोई भी जो गिवन कलर है ये कौन सा कलर है। क्लियर हुआ, कौन शेप सेल्स क्या है, रोड शेप सेल्स क्या है ना। और इसके अंदर एक डिजीज आती है जनरली व्हेन वी टॉक अबाउट इट, तो हम बात करते हैं इसकी कलर ब्लाइंडनेस की। किसकी, कलर ब्लाइंडनेस। नाउ व्हाट इज कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस जनरली, एक तो पहली बात तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब अगर पेरेंट को है तो हो सकता है बच्चे को हो, वरना ऐसे कोई मतलब एक्वायर्ड डिजीज नहीं है, इट इज जेनेटिक डिसऑर्डर। और ये जनरली मेल्स में मिलता है आपको, फीमेल्स में नहीं मिलता है जनरली। इसके लिए कलर पैलेट भी आती है, भाई बहुत सारे कलर्स हैं, दिखा दिखा के पूछ लो कि वो सही बता रहा है या नहीं। इसमें होता क्या है, इसमें एक बंदा जो है ना वो दो कलर्स के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, कि उसको मान लो रेड और ग्रीन है तो उसको रेड भी रेड दिख रहा है और ग्रीन भी रेड दिख रहा है। अब उसको कैसे पता लगेगा उसे कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं, क्योंकि उसके लिए तो ग्रीन भी रेड है, रेड भी रेड है ना। तो जनरली इस डिसऑर्डर का बहुत लंबे टाइम तक पता नहीं लग पाता, क्योंकि बंदे को तो वही लगेगा ना, है ना, वो तो कभी कभी बात हो गई आपस में, या फिर टेस्ट भी होता है कलर ब्लाइंडनेस के, तो वहां पे पता लग गया कि हाँ उसको वो कलर नहीं दिख रहा है। तो दो कलर्स में होता है जनरली, मतलब उसको रेड भी रेड दिख रहा है और ग्रीन भी रेड दिख रहा है। सो दिस इज कलर ब्लाइंडनेस व्हेन द पर्सन इज अनएबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू कलर्स। जब जो बंदा है वो दो कलर्स के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस। ओके, नाउ कलर ब्लाइंडनेस समझ आ गया सबको क्या होता है कलर ब्लाइंडनेस। ओके, तो ये होता क्यों है, अगर किसी में कॉन शेप सेल्स, मान लो ग्रीन वाले कॉन शेप सेल्स ही नहीं है या ग्रीन वाले रेड जैसे हैं, तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता बेसिकली कलर्स के बीच में ना। सो दिस इज अबाउट रेटिना।
एंड रेटिना के बाद ना यहाँ पे एक स्पॉट आता है भाई, here comes one spot which is known as blind spot. Now what is this blind spot? Blind spot होता है, ये वो स्पॉट होता है जो भी जितने भी लोग ब्लाइंड होते हैं, जो देख नहीं पाते हैं, उनकी इमेज एक्चुअली ब्लाइंड स्पॉट पे बनती है. मतलब ये है एक ऐसा पॉइंट जो रेटिना पे ही है, ये है एक ऐसा पॉइंट जो रेटिना पे ही है, बट दिस इज द लीस्ट सेंसिटिव स्पॉट. ये इतना कम सेंसिटिव है कि यहाँ पे जो इमेज बनती है उसकी सेंसेशन ही नहीं प्रोड्यूस होती. अब जब तक सेंसेशन प्रोड्यूस नहीं होगी, ब्रेन के पास नहीं जाएगी, ब्रेन के पास सिग्नल नहीं जाएगा, तब तक हमारी आई डिटेक्ट नहीं कर पाती. याद रखो, अगर हमारी रेटिना पे इमेज बन भी गई और अगर ब्रेन के पास सिग्नल नहीं गया तो आप बता ही नहीं पाएंगे कि इमेज बनी है. आप तब भी बता पाएंगे इमेज बनी है जब ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा और ब्रेन रिवर्ट बैक करेगा, हाँ भाई ये वाली इमेज है और इसको देखो. ठीक है, तो इट इज द ब्रेन अल्टीमेटली. मास्टर कौन हो, मास्टरमाइंड कौन हुआ फिर? ब्रेन. इट इज द ब्रेन अल्टीमेटली विच इज हैंडलिंग ओवर द थिंग्स. ठीक है, जो चीजों को संभाल रहा है वो कौन है? ब्रेन है. ओके, सो ब्लाइंड स्पॉट है एक स्पॉट रेटिना के ऊपर, बट ये लीस्ट सेंसिटिव स्पॉट है. यहाँ पे अगर इमेज बन भी गई तो वो ब्रेन के पास नहीं जाएगी, और अगर ब्रेन के पास नहीं जाएगी तो वो डिटेक्ट नहीं होगी. तो जितने भी ब्लाइंड लोग होते हैं उनकी इमेज जो है वो यहाँ पे बनती है ना. और यहाँ पे फिर हमारे पास एक नर्व आती है विच इज नोन एज ऑप्टिक नर्व. और ये ऑप्टिक नर्व का क्या फंक्शन है? ये जो सिग्नल जनरेट होंगे ना, जब इमेज बनेगी सिग्नल जनरेट होंगे, उन सिग्नल्स को कहाँ लेके जाएगी? ब्रेन के पास लेके जाएगी, क्योंकि ब्रेन के पास सिग्नल कोई तो लेके जाएगा ना, है ना. तो ब्रेन के पास सिग्नल कौन लेके जाता है? ये ऑप्टिक नर्व लेके जाती है. कौन लेके जाएगा? ऑप्टिक नर्व लेके जाएगी. और एक और चीज ध्यान रखना, जब भी अगर आप अपनी आई डोनेट करते हैं, if you donate your eye, it is not the eye lens which you donate, it is the cornea which you donate. एक्चुअली क्या होता है, जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनका कॉर्निया जो होता है वो रफ होता है. आपको कहते हैं ना बार बार अपनी आईज रब मत करो, क्योंकि आप जब अपनी आईज को रब कर रहे हो एक्चुअली आप अपने कॉर्निया को खराब कर रहे हो. ठीक है, तो कॉर्निया इज अ वेरी सेंसिटिव पार्ट, वेरी वेरी सेंसिटिव पार्ट. ब्लाइंड लोग जो होते हैं ना उनका कॉर्निया एक्चुअली इज नॉट वेल, तो उनकी रिफ्रैक्शन प्रॉपर नहीं हो पाती, तभी तो रेज ऑफ लाइट जो है वो ब्लाइंड स्पॉट पे मिलती है. आपको मैंने एक बात बताई ना, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन कहाँ पे होने वाली है? कॉर्निया पे होने वाली है. और अगर किसी का कॉर्निया ही खराब है तो आप सोचो ना, रिफ्रैक्शन ही खराब होगी ना, तो वो रेटिना पे बनेगी नहीं इमेज. रेटिना मतलब सेंसिटिव स्पॉट्स पे नहीं बनेगी, सेंसिटिव स्पॉट पे नहीं बनेगी तो ऑप्टिक नर्व सिग्नल कैसे लेके जाएगी ब्रेन के पास? इसीलिए अगर जब आप अपनी आई डोनेट करते हो तो यू डोनेट योर कॉर्निया, नॉट योर आई लेंस. फटाफट से एक बार ये सारी चीज़ें देख लो, आई का डायग्राम बना लो. किसी ने कोई पॉइंट कंप्लीट करना है पॉइंट कंप्लीट कर लो, फिर वरना हम आगे मूव ऑन करते हैं. जस्ट टेक सम टाइम एंड ट्राई कंप्लीट इट, फिर वी विल मूव ऑन फर्दर. ठीक है, देखिए अब फंक्शंस जो हमने लिखे हैं, चलो फटाफट से देख लेते हैं एक बार. कॉर्निया, इट इज द ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन कवरिंग द फ्रंट आई. फ्रंट आई को कवर करती हुई हमारी कॉर्निया होती है. फिर आइरिस आता है, कलर डायफ्राम. अभी आपको बताया था जो आई को कलर प्रोवाइड करता है इट इज द आइरिस. प्यूपिल क्या है? छोटा सा होल है आइरिस के अंदर, है ना, और जो कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई. आई लेंस क्या है? ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल है जहाँ पे रिफ्रैक्शन होगी और सारी की सारी रेस कहाँ कन्वर्ज करेगा? ये उनको रेटिना के ऊपर. सेलरी मसल्स ये होल्ड करती है लेंस को. रेटिना बैक सरफेस है आई का. ब्लाइंड स्पॉट क्या है? ये वो लीस्ट सेंसिटिव स्पॉट है जहाँ के जो सिग्नल्स हैं वो ब्रेन के पास नहीं भेजे जाते हैं. फिर आता है एक्वस ह्यूमर, ये एक लिक्विड है कॉर्निया और लेंस के बीच में. विट्रस ह्यूमर का है आई लेंस और रेटिना के बीच का लिक्विड है.
वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। अब आपको सबको पता लग गया ना कि रेज ऑफ लाइट आएंगी ऑब्जेक्ट से, लेंस जो है उनको रेटिना पे फोकस कर देगा। अब बात ये आती है कि जो कन्वेक्स लेंस है ना वो तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, तो हमें तो कायदे से जो इमेज है वो इन्वर्टेड दिखनी चाहिए, है ना, क्योंकि कन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी होती है कि इट फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। सिर्फ एक केस में ही वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है, और हर बार हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में थोड़ी रखा होगा। फिर उस हिसाब से तो हमारी जो इमेज होनी चाहिए हमें उल्टी ही दिखनी चाहिए, लेकिन हमें तो सारी इमेजेस सीधी ही दिखती हैं। सीधी क्यों दिखती हैं? सीधी इसलिए दिखती है क्योंकि ब्रेन उन्हें सीधा कर देता है। ब्रेन का काम क्या है? फिर ब्रेन को सिग्नल क्यों भेज रहे हैं? अगर उल्टी भी इमेज है तो उसको सीधी करके वापस कौन भेजेगा? ब्रेन भेजेगा। क्लियर? पढ़ लो एक बार। लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन, to be seen can enter the eye through pupil and fall on the eye lens. The eye lens being convex forms real and inverted image on retina. कैसी इमेज बना रहा है? Real and inverted image on retina. The light sensitive cell of retina gets activated. लाइट सेंसिटिव सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, सिग्नल्स को जनरेट करेंगे, कहाँ भेज देंगे? ब्रेन के पास वाया ऑप्टिक नर्व। द ब्रेन इंटरप्रेट्स दी सिग्नल, ब्रेन उनका पता लगाता है और सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, विजन की हमें देखने में हेल्प करता है। यही सब बताया पहले, है ना, यही सब बताया और यही सब आपको यहाँ पे दिख रहा है। फटाफट से एक बार लिख लो नोटबुक में इसको, ठीक है, फटाफट से लिख लो इसको, फिर आगे मूव ऑन करेंगे। जल्दी से लिख लो फिर आगे चलेंगे। यस, तो आगे जो हमारे पास है वो क्या है देखेंगे। आई होप सबने ये लिख लिया है। पावर ऑफ एकोमोडेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पावर ऑफ एकोमोडेशन। व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन? देखो, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि जब आपके आई लेंस को पास का या दूर का देखना है तो आपके आई लेंस को अपने आप को छोटा बड़ा करना पड़ता है, उसको अपनी फोकल लेंथ को कम या ज़्यादा करना पड़ता है ताकि वो प्रॉपरली चीज़ों को देख पाए। तो उसको अपनी बेसिकली फोकल लेंथ एडजस्ट करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू फोकस दी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सो दिस इज पावर ऑफ एकोमोडेशन, the ability of eye lens to adjust its focal length. Simple language में आप लिखना, the ability of eye lens to adjust its focal length. अपनी फोकल लेंथ एडजस्ट करने की एबिलिटी जो होती है एक आई लेंस की, वो क्या होती है? उसकी पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई। क्लियर? कुछ चीजें बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पता होनी चाहिए, क्योंकि पावर ऑफ एकोमोडेशन तुमसे कोई डेफिनेशन थोड़ी पूछने वाला पेपर में, है ना, किसी ने हमसे डेफिनेशन थोड़ी पूछनी, हमें तो मीनिंग पता होना चाहिए कि अगर वर्ड लिखा आ गया पावर ऑफ एकोमोडेशन, एटलीस्ट पता तो हो कि पावर ऑफ एकोमोडेशन है क्या। वहां बैठे थोड़ी रहना हमने आइडियल, है ना, तो सिंपल वे में समझेंगे इस डेफिनेशन को। नेक्स्ट हमारे पास दो टर्म्स बहुत फ्रीक्वेंटली यहाँ पे यूज होती हैं। फर्स्ट इज द फार पॉइंट, सेकंड इज द नियर पॉइंट। अब फार पॉइंट क्या है, नियर पॉइंट क्या है? देखिए, फार पॉइंट नियर पॉइंट होता है जहां तक आप पास का बिना स्ट्रेस के बहुत आराम से पढ़ सकते हो ना। भाई आंखों पे स्ट्रेस ना आए, यहाँ नोटबुक रखी, मैं बिना स्ट्रेस के बहुत अच्छे से पढ़ पा रही हूँ, लेकिन मैं पास लेके आती जा रही हूँ, मेरी आई पे स्ट्रेस पड़ना स्टार्ट हो गया, मुझे वर्ड्स क्लियर दिखाई दे रहे हैं बट मेरी यहाँ पे स्ट्रेस पड़ रहा है। सो दिस इज नॉट द नियर पॉइंट। नियर पॉइंट आपकी आई से
उतना डिस्टेंस जहां पे एक ऑब्जेक्ट को रखा जाए और आपकी आईज उसको स्ट्रेस फ्री देख सकते हैं, बहुत आराम से उसे देख सके, दैट इज नियर पॉइंट, जिसको हम 25 सेंटीमीटर बोलते हैं, 25 सेंटीमीटर बोलते हैं ना। अपनी नोटबुक को 25 सेंटीमीटर रख के पढ़ो, पढ़ता कोई नहीं है ना, इतना रख के पढ़ेंगे या इतनी दूर रख के पढ़ेंगे, 25 सेंटीमीटर पे कोई नहीं रख के पढ़ता है ना। और ऑब्वियसली यू डोंट हैव टू टेक अ स्केल एंड स्टार्ट मेजरिंग कि 25 सेंटीमीटर कितना है, बट देन वी गेट एन आइडिया ना, अभी इतनी दूर तो होनी ही चाहिए, है ना, ताकि हमारी आईज पे कोई भी स्ट्रेस ना पड़े। तो नियर पॉइंट क्या है कि सबसे पास जो मैं अपने ऑब्जेक्ट को रख सकती हूँ ताकि मेरी आई पे कोई भी स्ट्रेस ना पड़े, दैट इज योर नियर पॉइंट। इट इज 25 सेंटीमीटर एंड इट इज डिनोटेड बाय डी। क्लियर? उसके बाद ओल्ड एज के साथ साथ जो आपका नियर पॉइंट है वो शिफ्ट होता जाता है, मतलब 25 सेंटीमीटर तक आपको चीज़ें जो हैं वो ध्यान सही से नहीं दिखेंगी, दूर रखनी पड़ेगी ऑब्जेक्ट, है ना। तो दैट इसका मतलब आपकी पावर ऑफ एकोमोडेशन जो है ना आई लेंस की, वो चेंज हो जाती है टाइम के साथ, क्योंकि सिलरी मसल्स वीक हो जाती हैं। उसके बाद द फारदेस्ट पॉइंट, फार पॉइंट क्या है? सबसे दूर जो आप देख सकते हो, सबसे दूर जो आप देख सकते हो ना बिना किसी स्ट्रेस के। आपकी आईज पे स्ट्रेस नहीं आ रहा, आप बहुत दूर तक देख रहे हो, आपकी आईज पे स्ट्रेस नहीं आ रहा विदाउट वेयरिंग स्पेक्स या कुछ भी, तो दैट इज योर फार पॉइंट। एंड फार पॉइंट इज जनरली इन्फिनिटी। फार पॉइंट जनरली कितना होता है? इन्फिनिटी होता है। देख लो एक बार, किसी को यहाँ लिखी हुई चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देख लो फटाफट से एक बार, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना चाहते हो लिख लो फटाफट से, टेक योर टाइम, कंप्लीट योर नोट्स एंड देन वी विल मूव ऑन फर्दर। क्योंकि ये फाउंडेशन क्लासेस हैं तो हम सब कुछ पढ़ रहे हैं बिल्कुल बेसिक से, जैसे आपको HP टेट में पढ़ना चाहिए वैसी ही हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चंस पे भी आएंगे, डोंट वरी, बट पहले एक बार थ्योरी को कंप्लीट करते हैं। क्लियर? Okay. Next term is the least distance of distinct vision. लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का मतलब क्या है? मिनिमम डिस्टेंस, जो अभी ये चीज बताइए ना आपके नियर पॉइंट, आपका नियर पॉइंट ही आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है। द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई एट विच इट कैन बी सीन मोस्ट क्लियरली। मिनिमम डिस्टेंस पे कहाँ पे रखे ऑब्जेक्ट को ताकि वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे। देयर इज नो स्ट्रेन ऑन द आई इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है? 25 सेंटीमीटर ही होता है। यही चीज बताइए अभी, तो ये लगा लो, ये उसका दूसरा नाम हो गया काइंड ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द परसिस्टेंस ऑफ विजन। नेक्स्ट क्या है? परसिस्टेंस ऑफ विजन है। परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है? देखिए, जो आपकी आई है, आपकी आई पे एक ऑब्जेक्ट कितनी देर तक रहता है, दैट इज योर परसिस्टेंस ऑफ विजन, ठीक है। आपकी आई के ऊपर एक ऑब्जेक्ट की जो झलक है वो कितनी देर तक रहती है, या मतलब मान लो कि अगर आप दो ऑब्जेक्ट्स को देखना चाहते हो, सपोज आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, एक पे सपोज ट्री बना हुआ है, एक पे कैंडल बनी हुई है, आप इन दो ऑब्जेक्ट्स को देखना चाहते हो, तो आप चाहते हो कि आपकी आई जो है वो पहचाने कि इस पे ट्री बना हुआ है या इस पे कैंडल बनी हुई है। तो अगर आप इन ऑब्जेक्ट्स को देखना चाहते हो ना, तो इनको दिखाने के बीच का गैप, मान लो आप इसको ऐसे दिखा रहे हो और एकदम से गायब कर देते हो ऐसे, ठीक है, तो इनको जो दिखाने का गैप होना चाहिए ना, इनके बीच का जो गैप है वो कितना होना चाहिए? 1/16 ऑफ अ सेकेंड। इन दोनों के बीच में कितना गैप होना चाहिए? 1/16 ऑफ अ सेकेंड। अगर इससे कम गैप है तो आपकी आई पहचान ही नहीं पाएगी कि यहाँ क्या बना हुआ था, ट्री बना हुआ था, कैंडल बना हुआ था, उसको पता नहीं क्या का क्या ही दिखेगा। तो अगर आप कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स को या तीन को या चार को या पांच को अपनी आई को दिखाना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपकी आई आइडेंटिफाई करे कि ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये वाला है, पता लगाना है, तो दोनों
के बीच का जो गैप होना चाहिए दैट शुड बी मोर देन 1/16 ऑफ अ सेकेंड. अगर इससे कम टाइम गैप होगा तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे. एंड दिस इज नोन एज परसिस्टेंस ऑफ विजन. ठीक है, what is persistence of vision? देखिए, the image formed on retina of the eye lens does not fade away instantaneously when the object is removed from the side. The impression of the object remains on the retina about 1/16 of a second even after the object is removed from the side, and this is known as persistence of vision. फटाफट से लिख लेंगे एक बार. अब जो हमारी मूवीज होती हैं उसमें क्या किया जाता है? जो एक वीडियोग्राफर होता है, जो वीडियो बनाता है, वो क्या करता है? वो एक्चुअली जो वीडियोग्राफी का हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उसमें क्या होता है? जो हमारा वीडियोग्राफी का इंस्ट्रूमेंट होता है, देखिए फटाफट लिखते भी जाइए, सुनते भी जाइए. जो हमारा वीडियोग्राफी का इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें ना इमेजेस, फोटोज क्लिक करता है वो 1 सेकेंड में 100 फोटोज. अब हम 1 सेकेंड में 100 फोटोज अगर चलाएंगे ना तो हमारी आई को पता ही नहीं लगेगा कि कौन सी फोटो क्या थी. तो उसको ऐसे लगता है एक मूवी सी चल रही है, सारी फोटोज इकट्ठी चल रही हैं, तो वो उसको चलता हुआ दिखाई देता है. ठीक है, तो वीडियोग्राफी में भी बेसिकली जो हमारे डिवाइसेस हैं उनमें परसिस्टेंस ऑफ विजन का यूज़ किया जाता है, फिजिक्स के फिनोमिना का यूज़ किया जाता है. क्लियर? आगे मूव ऑन कर सकते हैं. नेक्स्ट इज कलर ब्लाइंडनेस. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो हमारे रेटिना है उसके पास बहुत सारे लाइट सेंसिटिव शेप रॉड एंड कोन शेप सेल्स होते हैं. जो रॉड शेप सेल्स होते हैं वो इंटेंसिटी को कॉरेस्पॉन्ड करते हैं. मतलब किसी के अंदर अगर रॉड शेप सेल्स ज़्यादा हैं तो उसको अंधेरे में भी, डार्क में भी दिखाई देगा, लेकिन जो कॉन शेप सेल्स होते हैं वो कॉरेस्पॉन्ड करते हैं कलर को. ठीक है, सो ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर सम पर्सन डू नॉट पोजेस. कई बार जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण किसी में कॉन शेप सेल्स नहीं होते, तो वो 2 कलर्स के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है, और उन पर्सन्स को ड्राइविंग लाइसेंसेस भी नहीं दिए जाते हैं. ठीक है, लिखा हुआ है, ध्यान से देख सकते हो. ऐसा नहीं कि मैंने लिखा है, ये ऐसा होता है. ठीक है, फटाफट से लिख लो. तो आज का जो मेरा लेक्चर है उसको यहीं ख़त्म करना चाहूँगी, क्योंकि जो आगे लेक्चर है वो हमारा बेस्ड है, जो आगे का लेक्चर है हमारा दैट इज़ बेस्ड अपॉन द डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई. एंड आई फील जो डिफेक्ट्स है वो हमें एक ही साथ करने चाहिए, बजाय कि अलग अलग टुकड़ों में, कि मैं आज आपको मायोपिया करा दूँ, हाइपरमेट्रोपिया करा दूँ, फिर कल कुछ और डिफेक्ट्स कराऊँ. तो इट्स बेटर कि हम उसको 1 गो में करें. ठीक है, अभी फिर भी किसी को इसमें कोई डाउट है, मैं आपको एक बार फिर भी स्क्रीन दिखा देती हूँ कि हमने वर्किंग पढ़ी ह्यूमन आई की, पावर ऑफ एकोमोडेशन है ना, नियर एंड फार पॉइंट. फिर भी ये जो आपको स्लाइड्स दिखाई दे जा रही है, इसमें किसी को भी दिक्कत हो, कोई भी, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, तो ठीक है, सबने आई होप समझ लिया है ये. और ये याद रखना, ये ह्यूमन आई की हम पूरी सीरीज चलाएंगे, इस पूरे चैप्टर को ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस भी करेंगे. ऐसा नहीं कि बस इतना चैप्टर किया और ख़त्म, क्वेश्चंस भी करेंगे. टेट में कैसे तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अगर आपने अपना बेस क्लियर कर लिया इन क्लासेस को लगा के, आई एम डैम श्योर आपका पेपर में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा. ठीक है, सो चलिए क्लास को एंड करते हैं. जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप फॉर द फ्री कंटेंट, एंड द लिंक फॉर द सेम विल बी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और जो भी टेट का या टीजीटी का बैच ज्वाइन करना चाहता है तो यू कैन कॉल ऑन द नंबर विच इज़ गिवन ऑन द स्क्रीन. सो थैंक यू सो मच. मिलते हैं कल फिर सेम टाइम पर 5:15 बजे हमारी क्लास के लिए.